नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, आप सभी का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर संख्या 12 हल करने वाले हैं, जो BSTC और CET के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे। पूरी क्लास के दौरान बने रहिए, उत्तर दीजिए और अंत में ये जरूर बता के जाइए कि कितने प्रश्न आपके 30 में से सही हुए हैं। तो बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। पहला है घोड़ा, दूसरा है कुंजर, फिर है हिरण और नंबर 4 पर है हाथी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुरंग हुआ, वाजी हुआ, है हुआ, ये किसके पर्यायवाची है? घोटक हुआ, किसके पर्यायवाची है? आपके घोड़े के पर्यायवाची है। तो विकल्प एक में, प्रश्न संख्या 1 में विकल्प ए जो है वह आपके बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि तुरंग किसका पर्यायवाची होता है? आपके घोड़े का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? भाई कौन सा ऐसा समास है इन 4 विकल्पों में से जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व में, बहुव्रीहि में अन्य होता है। तत्पुरुष में पहला होता है, लेकिन द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 3 में बताया गया है, पूछा गया है कि निरामिष शब्द का विलोम क्या होगा? निरामिष का विलोम क्या होगा? विष होगा, सामिष होगा, आवेश होगा या अन्वेषण होगा? तो निरामिष का अर्थ होता है जो मांसाहारी हो और या शाकाहारी हो, और सामिष का मतलब क्या होगा? जो मांसाहारी हो। तो निरामिष का जो विलोम शब्द है क्या होगा? सामिष होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में भी पूछा गया है। बिल्कुल बहुत मुख्य प्रश्न है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। 4 विकल्प है, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य दिया गया है? पहला है, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। दूसरा है, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। विकल्प 3 है, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है। विकल्प 4 है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। तो देखो पहले जो वाक्य है उसमें साहसी यानी विशेषण दिया है, क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं हो रहा। दूसरे में यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता। हाँ, यहाँ पर चलते क्या है? क्रिया है, और अवश्य चलता ये क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। तो ये जो बी वाला सेंटेंस है इसमें क्रिया विशेषण है, लेकिन फिर भी हम अगले जो 2 वाक्य उनको भी क्या करते हैं? करते हैं, जांच लेते हैं। वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, धनवान विशेषण आ गया लेकिन क्रिया का कहीं अता पता नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर बढ़ते, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वास है, विशेषण आ रहा है लेकिन क्रिया का कहीं लेना देना नहीं है। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है। तो भाई बहुत कष्ट आना होगा, खुद को संकट में डालना होगा, विचलित होना होगा या अपने मन के अनुसार करना होगा। तो भाई अंगारों पर पैर डालना क्या मतलब क्या होगा? कि खुद को संकट में डालना। कौन है जो अंगारों पर पैर डालना चाहेगा? खुद को संकट में डालेगा ना। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि पूछा गया है भाई। देवालय में, तो देखते हैं हम, देवालय जो है प्यारे विद्यार्थी आपके, देवालय जो है वह देव प्लस आलय से मिलकर के बना है। देव प्लस आलय से मिलकर बना है। ए के बाद आ, ये तो आपके स्वर संधि हो गया। पवन की बात करते हैं तो पो प्लस अन से मिलकर के पवन बना है, तो यह भी व्यंजन संधि नहीं होगी, स्वर संधि हो गया। स्वागत, सु प्लस आगत से मिलकर बना है, सु प्लस आगत से मिलकर बना है, तो यह भी आपके कौन सा स्वर संधि हो गया। उच्छ्वास, उत उत प्लस श्वास से मिलकर ये बना है, और यहाँ पर व्यंजन हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि। तो विकल्प डी जो है वह आपके
व्यंजन संधि का उदाहरण है। और प्रश्न में क्या पूछा कि व्यंजन संधि के उदाहरण का आपको मालूम करना है, पता करना है। तो विकल्प डी जो है वह प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वें प्रश्न में पूछा गया है विद्यार्थियों, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। उपसर्ग का अर्थ पूछ लिया है, कौन सा ला उपसर्ग जो है वह क्या अर्थ प्रदान करता है, अभाव का, अच्छे का, प्रत्येक का या बिना का। तो देखो एक सेंटेंस में बताता हूँ, ला इलाज, इसमें इलाज में ला उपसर्ग जुड़ा है ना, ला इलाज का, ला कर तो बिना, बिना इलाज की, जिसका कोई इलाज नहीं हो। तो बिना जो है वह प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है, क्योंकि ला उपसर्ग जो है उसका अर्थ क्या होता है, बिना होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है, प्रत्याहार शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है या परा उपसर्ग है। तो देखो प्रत्याहार शब्द दिया गया है यहाँ पर, प्रत्याहार। अभी यह जो इसका जो निर्माण हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, वह हुआ है प्रति प्लस आहार से मिलकर के बना है। किससे बना है, प्रति प्लस आहार से मिला है, ई का यह हुआ है, यण संधि का उदाहरण है। तो प्रति कहाँ है, देखो विकल्प बी में है आपके, कहाँ है, विकल्प बी में है। तो विकल्प बी जो है प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई। इंद्र का अखाड़ा जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होगा, मुश्किल में पड़ना होगा, मौज की जगह होना, दोगुना लाभ होना या बुरी तरह धोखा देना। तो इंद्र का अखाड़ा, स्वर्ग, इंद्र को हम तात्पर्य किससे लेते हैं, स्वर्ग से लेते हैं। किससे लेते हैं, स्वर्ग से लेते हैं। तो इंद्र का अखाड़े का है मौज की जगह होना। विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है, जिसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है वह वाक्य कौन सा है। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, इसमें कोई संदेह है क्या, नहीं प्रतीत हो रहा। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, इसमें किसी प्रकार का संदेह है क्या, नहीं है। आज शाम को शायद वर्षा हो, संदेह है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो विकल्प सी जो है वह आपके संदेहार्थक वाक्य का उदाहरण है। चौथे विकल्प, जहाँ रहे सुख से रहे, ये इच्छार्थक वाक्य हो गया, इच्छा है कि आशीर्वाद वाला हो गया है ना। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 10 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में देखिए, पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी शब्द जो दिया गया है इसका विलोम पूछा है। आकाश होगा, पाताल होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, पाताल कर लीजिए इसको, पातात लिखा हुआ है ना, पाताल कर लीजिए, पाताल है ना। गोचर होगा या लौकिक होगा। तो देखो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो विलोम यहाँ पर इन तीनों में से क्या होगा, आपके इन चारों में से माफ कीजिएगा, आकाश होगा, क्योंकि लौकिक, गोचर और पाताल नहीं होगा। आकाश का पाताल हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का जो दिया गया है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश के अलावा यहाँ पर और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए हमने आकाश को माना है किसका पर्यायवाची, पृथ्वी का, क्योंकि अन्य कोई विकल्प नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुद, पारावार, अर्णव या पयोधी। तो देखो 4 विकल्प है, पारावार, अर्णव और पयोधी। पारावार, अर्णव और पयोधी ये तो आपके समुद्र के ही पर्यायवाची है, किसके, समुद्र के पर्याय। लेकिन अम्बुद जो है वह बादल का पर्यायवाची, किसका है, बादल का पर्यायवाची। और प्रश्न में क्या पूछा, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा, तो क्या होगा, आपके विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वें प्रश्न में पूछा है, निम्न में से भीति और भित्ति दो शब्द हैं जो एक जैसा ही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद, यानी भीति का तो क्या होगा और भित्ति का क्या होगा। तो देखो भीति भय और भित्ति धरती, नौकर या डर, डर दीवार या आकाश या दीवार। तो देखो भाई भित्ति का एक तो क्या होता है, दीवार होता है, और इस भीति का क्या होता है, डर। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वें प्रश्न में देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है।
सही वर्तनी पूछा है, ध्यान रखना। पहला है भागीरथी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भागीरथी में जो है, भागीरथी में ग में बड़े ई की मात्रा आती है, ये शुद्ध रूप होता है, तो ये तो नहीं होगा। प्रशंसा देखिए, प्रशंसा ऐसे नहीं लिखते, प्रशंसा ऐसे लिखते हैं, प्रशंसा, ठीक है। परिस्थिति, परिस्थिति में जो देखिए आप, परिस्थिति में तीनों ही छोटे ई की मात्रा आती है, क्या आती है, छोटे ई की मात्रा आती है। प्रदर्शनी है जो बिल्कुल सही लिखा गया है, तो विकल्प डी जो है प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी। कौन सा, विकल्प डी, प्रदर्शनी, बिल्कुल इसी रूप में लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी तीन जो है यह गलत रूप में लिखे गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे बता दीजिए और बताइए इस 15वें प्रश्न के बाद कितने प्रश्न अब तक आपके सही गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है प्यारे विद्यार्थियों। जो आपको पेपर हम यहाँ सोल्व कराते हैं, बहुत ही हम छाट करके विशेष प्रश्नों को जो परीक्षा में पूछे गए अधिकतर और जिनको पूछे जाने की संभावना अधिकांश बनी रहती है, उन प्रश्नों का संकलित करके हम आपके लिए लाते हैं। तो क्लास को मिस ना करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही नई क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप उसका लाभ उठा सकें। देखो भाई, 15वां प्रश्न में पूछा गया है, आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। जल्दी से कार्य करना होगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना होगा, मुसीबत आने से घबरा जाना होगा, या कुआं खोदकर पुण्य कमाना। आग लगने पर कुआं खोदना क्या है बता दो, कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट सामने आ गया और पहले तैयारी नहीं की और फिर उस समय क्या करें, उससे बचाव के लिए सोच रहे हैं, तो वह क्या है, आग लगने पर कुआं खोदने के बराबर ही ना। क्या वह सार्थक होता है कि नहीं होता। तो बिल्कुल विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वें प्रश्न में पूछा है कि 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है, कौन से समास में आएगा। पंचतंत्र में आएगा, पंचिका तंत्र आएगा, पंचातंत्र आएगा, पंचम तंत्र आएगा। तो सीधा सा है, आपने पढ़ा हुआ है, यह द्विगु समास का उदाहरण है। किसका है, द्विगु समास का उदाहरण है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का, पंचतंत्र 5 तंत्रों का क्या है, समाहार कहलाता है। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में पूछा गया है, अति उपसर्ग से बना शब्द है। 4 विकल्प हैं, 4 में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो भाई देखो, पहला है अनुकरण, तो इसमें तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। फिर है अनाथ, इसमें अ उपसर्ग लगा है नाथ के। अत्यंत, अति प्लस अंत, देखो भाई अति प्लस अंत से बना है, अत्यंत बना है। यण संधि है इसमें, तो अति उपसर्ग किस में लगा है, आपके विकल्प सी में लगा है प्यारे विद्यार्थियों। किस में लगा है, विकल्प सी में लगा हुआ है। फिर बात करते हैं अधर्म की, तो इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। भाई अब द्वंद्व का पूछ लिया, द्वंद्व समास में और या आते हैं, है ना, और ये चिन्ह आता है। तो पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण, नहीं है पूछा है। पहली बात बता दूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, नहीं है पूछा है। तो पाप पुण्य तो है, बिल्कुल पाप और पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। राजा प्रजा भी है, जीवन मरण, लेकिन यथाशक्ति जो है वह आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, कि कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना, बिना सोचे समझे काम करना, या सामान्य चीज को भी अच्छा सजाना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला यानी बहुत ही मामूली चीज है और उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण खर्चा आप कर रहे हो, अत्यधिक खर्चा। तो कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, विकल्प ए जो है यह प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कि व्यंजन संबंधी अशुद्धि वर्तनी है। 4 विकल्प, इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें व्यंजन स्वर नहीं, व्यंजन संबंधी अशुद्धि हुई है। तो देखो, श्राप, खींचना, गणमान्य, सोडा। तो देखो श्राप जो है प्यारे विद्यार्थियों बता दूं,
ये श्राप होता है, ये श्राप गलत होता है। तो विकल्प ए जो है यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, श्र का प्रयोग हुआ है, जबकि श्र शंकर वाला इसमें आता है शुद्ध रूप में। 21वें प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न में देखिए विद्यार्थियों, कांता कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। कांता कांतार, दो शब्द, एक तो कांता और एक कांतार, इसमें कौन सा सही है? तो देखो, कांता सुंदर स्त्री, कांतार जंगल होगा क्या? बहन या घर होगा, जंगल या सुंदर स्त्री होगा, घर या बहन होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कांता कहते हैं स्त्री को, सुंदर स्त्री को, और कांतार किसका पर्यायवाची है? आपके जंगल का पर्यायवाची। किसका? जंगल का। तो विकल्प ए जो है, विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 22वें प्रश्न को देखिए विद्यार्थियों, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? संधि युक्त, सही संधि युक्त। तो देखो भाई, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध होगा क्या? तो देखो, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध होगा क्या? ये देखिए पहले तो आप, गत्यावरोध होगा। गत्यावरोध कैसे होगा? आ नहीं होगा। अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस इप्सा, देखो बड़ी ई है, ई और ई मिलके बड़ी मिलते हैं, यहाँ पे छोटा ई आ रहा है, तो यह भी गलत है। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश होगा क्या? उ और उ मिलके किसका निर्माण करते हैं? बड़े उ का करते हैं, गुरु उपदेश होगा, ये गलत है। लघु प्लस उत्तर, उ और उ मिलके बड़े उ का निर्माण करते हैं। तो विकल्प संख्या डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। भाई देखो, ये तीनों देखने में आपको भले ही सही लग रहे हो, लेकिन बड़े ध्यान से देखना पड़ता है संधि के इस प्रकार के प्रश्नों को। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सामाजिक इक प्रत्यय लगा है, आर्थिक इक प्रत्यय लगा है, वैयक्तिक इक प्रत्यय लगा है। देखो, ये तो बना है समाज प्लस इक से, यह तो बना है आपके समाज प्लस इक से मिलकर के बना है। यह अर्थ प्लस इक से मिलकर बना है, अर्थ प्लस इक से मिलकर बना है। यह व्यक्ति प्लस इक से मिलकर बना है, व्यक्ति प्लस इक से मिलकर बना है। लेकिन तनिक में किसी प्रकार का समास, माफ कीजिएगा, प्रत्यय नहीं है, तनिक में प्रत्यय नहीं। तो विकल्प डी जो है उसमें क्या नहीं है? आपके इक प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। तो 23वें प्रश्न में विकल्प डी जो है वह आपके बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। निश्चितता माफ कीजिएगा, निश्चितता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही है। यानी कौन सा तो इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है और कौन सा मूल शब्द है? तो देखो, निश्चिंतता, ये तो गलत हो गया भाई। नी है प्लस चिंत प्लस ता, हाँ ये होगा, क्योंकि नी में विसर्ग का क्या हो जाता है? आपके विसर्ग का श हो जाएगा, चिंत और ता। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि विसर्ग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर च आया है तो श हो जाएगा, निश्चिंता बन जाएगा। निस प्लस चिंत प्लस ता नहीं होगा, नहीं होगा। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। कारवा गुरु आज्ञा क्लासेस का 25वें प्रश्न तक आ गया है। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? यथोचित, अगर यथोचित को देखा जाए तो वैसे इसमें कौन सा समास होगा? अगर मैं पूछूं तो अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब पूछा है संधि विच्छेद पूछा है, तो भाई यथा प्लस उचित है। शुद्ध शब्द क्या होता है इसका? शुद्ध शब्द क्या होता है? यथा होता है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? उचित जुड़ा हुआ है ना, उचित जुड़ा हुआ है। तो यथा प्लस उचित देखो भाई कहाँ है इसमें? ये देखो भाई, विकल्प सी जो है यह बिल्कुल सही है। क्या है? विकल्प सी जो है 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26वें प्रश्न में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। थोड़ा ज्ञान हो, अधिक नहीं हो, कम नहीं हो, थोड़ा हो। थोड़ा मतलब कम से बहुत ज्यादा कम बोलना चाहता था मैं, है ना। अनभिज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अल्पज्ञ। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और ज्ञ का मतलब ज्ञान रखने वाला। अल्प यानी कम जिसको ज्ञान हो। तो विकल्प डी जो है वह आपकी प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में पूछा गया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। भाई क्या होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता? अवर्ण्य कहा जाएगा, अल्पभाषी, अभेद्य, दर्शनीय। तो भाई ये तीनों तो नहीं होंगे। अवर्ण्य जो है विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सही उत्तर है। अवर्णनीय भी हो सकता है, अवर्ण्य भी हो सकता है, तो अवर्णनीय नहीं होकर अवर्ण्य दिया है, इसलिए हम अवर्ण्य को यहाँ पर सही उत्तर मानेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, 10-12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा,
रेखांकित पद में कौन सा समास है? 10-12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो ये 10-12 जो इसको रेखांकित किया गया है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या अव्ययीभाव है। अब देखो संख्या देख कर यहाँ द्विगु मत कर देना। 10-12, 10 या 12 ये आ रहा है ना, 10 या 12 फिक्स नहीं है ना, 10 या 12, तो यहाँ पर कौन सा होगा? आपके द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास मत कर देना, द्विगु समास मत कर देना। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। संतोष महाधने रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष को रेखांकित किया गया है कि इसका महाधन, तो भाई असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, असार, बहुत आसान सा है। संतोष का जो विलोम होता है क्या होता है? असंतोष होता है। विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर है। 30वें प्रश्न की ओर देखिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो न अपनाना, माफ कीजिएगा, न अपनाना, तो क्या होगा? बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार या परोपकार। तो क्या करते जब किसी को नहीं अपनाते, कोई मान लीजिए सरकार ने कोई नियम बनाया है, आप उसको नहीं अपनाना चाहते, तो आप क्या करते हैं? उसका बहिष्कार करते हैं। क्या करते हैं? बहिष्कार। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु आज्ञा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, इसके साथ बने रहने के लिए। हम रेगुलर आपके लिए क्लासेस लाएंगे, हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो समयानुसार क्लास लीजिए, एक भी क्लास मत छोड़िए, क्योंकि न जाने कौन से पेपर से कौन सा प्रश्न छप जाए, कौन से पेपर से कौन सा प्रश्न छप जाए। इसलिए लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।